हेलो फ्रेंड्स, तो हम डबल ए एफ नोट से CNS फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। उसकी थ्योरी हमने कल पढ़ ली थी, तो आज हम उसके एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। फास्ट कंडक्शन इज इन माइलिनेटेड फाइबर्स इज ड्यू टू। तो फास्ट कंडक्शन आपको पता है साल्टेटरी कंडक्शन के ज़रिए होता है। साल्टेटरी कंडक्शन क्या था, मैंने बताया था आपको कि जो फाइबर्स होते हैं माइलिनेटेड फाइबर्स, उनके इर्द गिर्द इस तरह से समझें, ये शेवान सेल्स है, ये एक शेवान सेल है, ये अगला शेवान सेल है, ठीक है। इस साइड से भी इसी तरह से होते हैं, ये एक श्वान है, ये अगला श्वान है। तो ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं नोड्स, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर। तो यहाँ पर सिर्फ ये नोड ऑफ रेनवियर है, ये अगला है। तो यहाँ पर सिर्फ एक्शन पोटेंशियल्स हो रहे थे, ठीक है। मतलब ये नहीं था कि एक्शन पोटेंशियल को इस पूरे से पास होना है, तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, उनमें फास्ट कंडक्शन होती थी, और इसी को फिर हम बोल रहे थे साल्टेटरी कंडक्शन भी। और एक एमसीक्यू आता था कि हमारे पास लीस्ट रेजिस्टेंस, हमारे पास मैरिनेटेड फाइबर्स में जो एरिया होता है वो कौन सा होता है, नोड वाला एरिया। कि यहाँ पर सोडियम के लिए लीस्ट रेजिस्टेंस है, इस वजह से सोडियम बहुत तेज़ी से इंटर होता है यहाँ से नर्व के अंदर, तो उसमें नर्व के अंदर प्रेक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होते हैं। ईसीटी ऑफ वुमेन विद रिलैक्स माइंड एंड आइज क्लोज, ये कल हमने पढ़ा था, ये अल्फा वेव्स होते हैं। और अगर आइज ओपन होंगे, अवेक बंदा है, रिलैक्स बंदा है, लेकिन आइज क्लोज हैं तो अल्फा वेव्स हैं, लेकिन आइज ओपन होंगे तो वो हमारे पास बीटा वेव्स होंगे। और अगर डीप स्लीप होगा डेल्टा वेव्स होंगे। और जो हमारे पास लाइट स्लीप होता है उसमें थीटा वेव्स होते हैं। पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस इज फ्रंटल लोब, इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व होता है। प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाइज, ये क्या है, एड्रिनल मेडुला। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि जो एड्रिनल मेडुला है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड का जो डीपर पार्ट है, आउटर पार्ट को तो कॉर्टेक्स कहते हैं ना, डीपर पार्ट को एड्रिनल मेडुला कहते हैं। इसको हम लोग, ये असल में ये साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये असल में एक सिंपैथेटिक गैंग्लियन है। अब सिंपैथेटिक गैंग्लियन क्या होते हैं, उसके पास आ रहे होते हैं प्री गैंग्लियनिक नर्व्स। तो सिंपैथेटिक गैंग्लियन के अंदर फिर क्या होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स के न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ये तो आपको पता है, ये बार बार मैंने आपको बताया कि गैंग्लियन के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन के सेल बॉडीज होते हैं। तो ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन भी होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस भी होते हैं, इनको इकट्ठे हम कह रहे थे ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। तो इनके पास आ रहे होते हैं क्या, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। और ये जो गैंग्लियन होगा, गैंग्लियन से फिर जो एग्जांस निकल रहे होंगे, उन एग्जांस को हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन या फाइबर्स, ठीक है। ये गैंग्लियन के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन के सेल बॉडीज होते हैं। ये इस तरह से बहुत सारे सेल बॉडीज जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज़ को हम गैंग्लियन कहते हैं। और उस गैंग्लियन के एग्जांस जो निकल रहे होते हैं उनको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स या पोस्ट गैंग्लियनिक एग्जांस या न्यूरॉन्स। तो ये पोस्ट गैंग्लियनिक एग्जांस हैं या पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व है, ये सारे इकट्ठे एक नर्व बना रहे होते हैं। तो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व या पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स या एग्जांस, तो ये फिर हमारे पास होते हैं। तो अब जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है वो आपको पता है हमेशा, चाहे सिंपैथेटिक का हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक का हो, क्या रिलीज़ करता है, एसिटाइलकोलिन। तो ये एमसीक्यूज भी अक्सर आता है कि एड्रिनल मेडुला के पास जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जा रहे होते हैं, वो एड्रिनल मेडुला को किस तरह से एक्टिवेट करते हैं, वो क्या रिलीज़ करते हैं, तो वो रिलीज़ करते हैं एसिटाइलकोलिन। फिर एड्रिनल मेडुला जो है वो असल में एक गैंग्लियन है, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। लेकिन क्या है, बाकी गैंग्लियन के पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं, लेकिन ये जो गैंग्लियन है इसके पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स नहीं है, एग्जांस नहीं है, या तो बनने नहीं होते डेवलपमेंट के दौरान, या अगर बनते हैं डेवलपमेंट के दौरान वापस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का एक नज़रिया है। तो इस वजह से फिर जब न्यूरॉन उसके एग्जांस नहीं है तो एग्जांस के थ्रू वो अपना न्यूरोट्रांसमीटर नहीं पहुंचा सकता टारगेट ऑर्गन तक। इस वजह से इस एड्रिनल मेडुला के आसपास जो ब्लड वेसल होंगे तो एड्रिनल मेडुला अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज़ करेगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो इस वजह से उसको फिर हम न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कह रहे होते, हार्मोन्स कह रहे होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं एड्रिनल मेडुला से। और कौन से हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाते हैं क्योंकि उनके एग्जांस हैं नहीं, वो डेवलपमेंट के दौरान वापस रिग्रेस हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। तो इस वजह से हमारे पास ये बात आपने याद रखना है। तो प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा है किसको, एड्रिनल मेडुला को, और रिलीज क्या करता है, एसिटाइलकोलिन। और फिर एड्रिनल मेडुला जो है वो खुद क्या रिलीज़ करता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। 90% एपिनेफ्रिन रिलीज़ करेगा और 10% नॉर एपिनेफ्रिन, और उसको डायरेक्ट रिलीज़ कर देगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। एंटीरियर हाइपोथैलेमस मेंटेन्स टेम्परेचर इफेक्टिवली बाय क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन। क्यूटेनियस मींस स्किन, स्किन की जब वेजोडाइलेशन होगी कौन करवाएगा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। कब करवाएगा, जब हीट ज़्यादा होता है गर्म टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो हो जाएगा, ब्लड वेसल जो होते हैं स्किन के अंदर डायलेट हो जाएंगे। जब वो डायलेट होंगे, जितने ब्लड वेसल डायलेट होते हैं स्किन के, उतना ज़्यादा हीट ईजिली निकल जाता है स्किन के थ्रू।
और स्वेटिंग भी फिर ज़्यादा होती है। तो ये कंटिन्यूस वेसोडाइलेशन के थ्रू क्या होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस बॉडी के हीट को निकाल देता है और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। डीप स्लीप इज करेक्टराइज्ड बाय डेल्टा वेव्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। इफ़ टेम्परेचर सेट पॉइंट इंक्रीज, इफ़ टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज इन। अब टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट कब इंक्रीज होगा, जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए, जैसे हाइपोथर्मिक स्टेट है तो उस वक्त हमारा बॉडी टेम्परेचर भी कम हो गया, हाइपोथैलेमस का भी एक तरह से सेट पॉइंट एक बार डिक्रीज हो जाता है। फिर क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो वापस सेट पॉइंट को इंक्रीज़ कर देता है, मतलब उसको नॉर्मल की तरफ ले जाता है। तो उसको जब इंक्रीज़ करता है, नॉर्मल की तरफ ले जाता है, तो उस वक्त हमारी बॉडी की कोशिश क्या होगी कि हमारे बॉडी में जितना भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट क्या है, कंजर्व हो रहा है। तो कंजर्व कैसे रहेगा, स्वेटिंग डिक्रीज करवाने से और साथ में शिवरिंग को इंक्रीज़ करवाने से। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग पूछ रहे हैं क्या चीज़ डिक्रीज़ होगा, जब टेम्परेचर सेट पॉइंट हम इंक्रीज़ कर दें तो डिक्रीज़ क्या होगा, स्वेटिंग डिक्रीज़ होगा, ताकि वो हीट सारा बॉडी में जमा होता जाए और बॉडी का टेम्परेचर वापस वही हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है उसके इक्वल हो जाए। अब ये देखें, इफ़ टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज़, जैसे कि हाइपोथर्मिक स्टेट है, फिर डिक्रीज़ होगा स्वेटिंग के अंदर एंड इंक्रीज़ होगा शिवरिंग, ताकि हमारे पास सेट पॉइंट जो इंक्रीज़ हो गया ना, एक बार जब हाइपोथर्मिया होता है फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त हमारे बॉडी का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 96 तक आ गया। अब हमारे जो सेट पॉइंट है वो हमारे पास 97.6 होता है, मतलब हाइपोथैलेमस हमारा सेट पॉइंट को इंक्रीज़ कर देगा 96। देखो एक बार जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया ना, 96 हुआ, तो उस वक्त समझें वो सेट पॉइंट भी डिक्रीज़ हो गया हाइपोथैलेमस के अंदर जो थर्मोस्टेट है ना। फिर क्या करेगा, थोड़ी देर बाद ब्रेन को पता चलेगा कि ये तो सेट पॉइंट, ये तो सारा हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है बॉडी के अंदर। तो फिर क्या होगा, सेट पॉइंट को हमारा ब्रेन सेट पॉइंट को दोबारा इंक्रीज़ कर देगा। इंक्रीज़ कैसे करेगा, मतलब 96 से उसको वापस ले जाएगा 97.6 तक एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर। तो फिर क्या होगा, हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा, फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, अब बॉडी का टेम्परेचर 96 है और वहाँ पर 97.6 हो गया, ठीक है, हाइपोथैलेमस में। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी बॉडी क्या है, ये कोशिश करेगा कि उस हीट को लॉस ना करें, वो बॉडी के अंदर जमा होता जाए और बॉडी के टेम्परेचर को उसके सेट पॉइंट के इक्वल किया जाए। तो इस वजह से फिर स्वेटिंग डिक्रीज़ होती है और शिवरिंग इंक्रीज़ होता है। शिवरिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है ना, ताकि जल्दी से बॉडी टेम्परेचर को सेट पॉइंट के मुताबिक वो बराबर किया जाए। इफ़ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज़, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, अब ये देखें, ये हमारे पास सेट पॉइंट हमने इंक्रीज़ किया। सेट पॉइंट इंक्रीज़ कब होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। अब हमारे पास अगर बॉडी का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेट पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हाइपरथर्मिक स्टेट है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास 1034 तक हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर पहुँच गया और सेट पॉइंट हमारे पास वो भी शुरू में 1034 तक पहुँचेगा, लेकिन वापस बॉडी को पता चलेगा कि ये तो एक नॉर्मलिटी है, तो सेट पॉइंट को दोबारा नॉर्मल की तरफ लाएगा, डिक्रीज़ करके 97.6 की तरफ। तो अब क्या करेगा, हमारी बॉडी क्या करेगा, हमारा ब्रेन सिग्नल भेजेगा बॉडी की तरफ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग करो, ताकि बॉडी का टेम्परेचर भी 97 की तरफ आ जाए। ठीक है, हाइपोथर्मिक उसमें फिर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, शिवरिंग फुल डिक्रीज़ होगी और स्वेटिंग इंक्रीज़ होगी। विच रिसेप्टर सेंसेस वाइब्रेशन है, तो ये हमने पढ़ा था कल, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को पेसिनियन करता है, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को मिजनर्स कार्पसल। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इज डिटेक्टेड बाय, अभी मैंने आपको बताया, मिजनर कार्पसल। डिक्रीज कोर बॉडी टेम्परेचर स्टिमुलेट्स शिवरिंग, अभी आपको बताया कि अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है, जैसे यहाँ पर कम है, तो फिर शिवरिंग ज़्यादा होगी ताकि बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल की तरफ ले जा सके। थीटा वेव्स विल अपीयर इन विच आर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ स्लीप है, ये लाइट स्लीप में होता है, पहला जो नॉन रैम का पहला स्टेज होता है, तो इसका आंसर है हमारे पास नॉन रैम 1। नॉन रैम का जो पहला स्टेज है 1 का मतलब पहला स्टेज, उसमें थीटा वेव्स अपीयर होते हैं लाइट स्लीप के दौरान। ये सारा वही है, कल मैंने पढ़ाया था, ये फिर आप देख लेना। पेसिनियन कार्पसल फंक्शन इज टू डिटेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। न्यूरॉन फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये भी कल हमने पढ़ा था कि सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है मिड ब्रेन का पार्ट है, वहाँ से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन निकल रहे होते हैं, वो जाके बेजल गैंग्लियन के पास जाके एंड हो रहे होते हैं और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं, डोपामीन रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो ये क्या, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर, और ये जब डैमेज होते हैं तो पार्किंसन डिजीज़ होता है। लेकिन थोड़े अगर डैमेज होंगे तो मसला नहीं होगा, लेकिन 70% से अगर ज़्यादा न्यूरॉन डैमेज हो जाएँ, 65-70% से, फिर हमारे पास क्या है, पार्किंसन डिजीज़ होगा, साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे। अल्फा रिदम ऑन ईईजी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ड्यू टू लो PCO2, अगर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर अल्फा वेव्स अपीयर होंगे, ठीक है, EEG के ऊपर।
तो डिक्रीज फ्रीक्वेंसी अगर होगी अल्फा रिदम की, वो किस में होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, लो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हैं और हाई PaCO2। मतलब ये सारी चीज़ें लो हैं, सिर्फ PaCO2 हाई अगर हो, या उसको हाई PaCO2 जब होता है तो हाइपो वेंटिलेशन होता है ना। या फिर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, हाइपो वेंटिलेशन मतलब जब आप वेंटिलेशन कम कर रहे हैं तो आपके लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा नहीं निकल रहा, थोड़ा निकल रहा है। इस वजह से हाइपो वेंटिलेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जमा हो जाता है लंग्स के अंदर और फिर आर्ट्रियल ब्लड के अंदर भी। और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी जब अल्फ़ा वेव्स की होती है वो कब होती है? इंक्रीज से हाइपरथर्मिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाई ग्लूकोकार्टिकॉइड, सिर्फ लो PaCO2। लेकिन लो PaCO2 कब होता है? हाइपर वेंटिलेशन में। जब आप बहुत ज़्यादा वेंटिलेट करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर थोड़ा बहुत नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर है ना, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम कह रहे होते हैं, वो भी रिलीज हो जाता है। Some students recall fifth option as hyperventilation is low PaCO2 will cause which is the following decrease cerebral blood flow। अगर PaCO2 लो होगा तो cerebral blood flow डिक्रीज होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन लो होगा तो cerebral blood flow इंक्रीज होता है। ये चीज़ आपने याद रखना है। क्लैस्प नाइफ रिफ्लेक्स इज एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है, गोल्जी टेंडन है। ओनली अफरंट नर्व दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन है, ऑप्टिक है। ये बाकी सारे, ये हाइपोग्लोसल मोटर है, ग्लोसोफ्रिंजल मोटर है, 9th है, ये 12th है। आक्लोमोटर नाम से ज़ाहिर मोटर, देखें मोटर न्यूरॉन है, अफरंट नर्व नहीं है। अफरंट का मतलब सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और ट्रॉक्लियर भी मोटर नर्व है, क्योंकि ये दोनों एक्स्ट्राकुलर मसल्स को, तो मसल को जो चीज़ इनर्वेट कर रहा होता है और मसल की कंट्रक्शन करवा रहा होता है वो क्या होते हैं? वो मोटर न्यूरॉन होते हैं। हाइपोग्लोसल भी मसल्स को, टंग के मसल को इनर्वेट करवा रहा है, ग्लोसोफ्रिंजल भी मसल्स को, फेरेंक्स के मसल वगैरह को। लेकिन सेंसरी फाइबर्स भी ग्लोसोफ्रिंजल में होते हैं, लेकिन वो प्योर सेंसरी की बात कर रहा है ना। अफरेंट नर्व का मतलब सेंसरी नर्व, प्योर सिर्फ सेंसरी फाइबर वाला, वो है ऑप्टिक नर्व, विजुअल सेंसेशन को कैरी कर रहा होता है। न्यूक्लियस ऑफ, इसके अलावा ओल्फैक्टरी नर्व जो होता है वो भी अफरेंट नर्व होता है, और एक वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो 8th नर्व है। तो ये 3 नर्व सेंसरी नर्व होते थे, क्रेनियल नर्व। न्यूक्लियस ऑफ रेम स्लीप इज लोकस सेरुलस, ये पोंस के अंदर होता है और ये रिलीज करता है एसिटाइलकोलिन। तो नॉन रेम स्लीप का जो सेंटर होता है वो रेफी न्यूक्लियस होता है, वो रिलीज करता है सेरोटोनिन मोर देन गाबा। और रेम स्लीप का सेंटर होता है पोंस के अंदर लोकस सेरुलस, और ये एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। विच आर द फॉलोइंग मैकेनिज्म प्रिवेंट हीट लॉस है? वेजो कंस्ट्रक्शन। अब देखो क्यूटिनियस वेजो डायलेशन क्या करेगा? हीट लॉस को इंक्रीज करेगा, जो कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस कर रहा था, कब? गर्मियों के अंदर। लेकिन वेजो कंस्ट्रक्शन हीट लॉस को कम करता है, और ये कब होगा? सर्दियों के अंदर। इस वजह से हाथ पाँव वगैरह फुल पेल पड़ जाते हैं ना, फुल सर्दी अगर हो तो, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो गई है। डीप सी डाइवर असेंड सडनली टू सरफेस विच ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी विल अकर एंड काज डेथ, नोजिया, वोमिटिंग, सीजर, हेडेक, बैकएक। अच्छा सीजर तो नहीं था, ये मेरे ख्याल में एम्बोलिज्म काज कर रहा था ना बबल बन रहे थे नाइट्रोजन बबल बन रहे थे ना। खैर इसको फिर मैं कंफर्म करूँगा इसमें आंसर क्या है इसमें वाला ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ ना। मैन गॉट एन एक्सीडेंट एंड हैड कंप्लीट ट्रांजैक्शन एट T1 लेवल, ही विल हैव। अच्छा T1 लेवल के ऊपर उसको ट्रांजैक्शन हुआ, स्पाइनल कार्ड मतलब बायलैटरली डैमेज हुआ है, तो क्या होगा? टेम्पररी लॉस ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स बिलो द लीजन हाँ ये बात आपने याद रखना है कि जब स्पाइनल कार्ड की ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम कहते हैं स्पाइनल शॉक, जिसमें तमाम रिफ्लेक्सेस बिलो द लेवल ऑफ लीजन लॉस हो जाते हैं। लेकिन क्या वो टेम्पररी लॉस होते हैं, बाद में वापस आ जाते हैं। तो वापस जब आ जाते हैं बिल्कुल नॉर्मल की तरह नहीं होंगे, हो सकता है नॉर्मल, हो सकता है एक्सजरेटेड हो, ठीक है। दिस रिफ्लेक्सेस विच आर लोकल सर्किट्स विद इन द स्पाइनल कार्ड विल रिटर्न विद टाइम आर बिकम रादर देन आर बिकम हाइपर सेंसिटिव। तो प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? वो एक सेंसेशन है, वो फिर लॉस हो जाता है परमानेंटली, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द इंटरप्शन ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स बहुत लीजन आर इंटैक्ट है, सही है बहुत लीजन जो होंगे प्रोप्रियोसेप्शन वाले सेंसेशन इंटैक्ट होंगे, लेकिन बिलो द लीजन प्रोप्रियोसेप्शन परमानेंटली लॉस है। रिफ्लेक्सेस भी लॉस होंगे, लेकिन रिफ्लेक्सेस टेम्पररी लॉस होंगे, वापस आएंगे नॉर्मल की तरह, या फिर वापस जब आएंगे तो वो एक्सजरेटेड होंगे, हाइपर सेंसिटिव होंगे। इनवॉलंटरी कंट्रक्शन है डिसेंडिंग पाथवेज काजेज एक्साइटेशन ऑफ बोथ अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज। वॉलंटरी कंट्रक्शन में हाँ जो डिसेंडिंग पाथवेज होते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, गामा मोटर न्यूरॉन्स को भी। अल्फा मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? हमारे मसल जो होते हैं जैसे बाइसेप ट्राइसेप, इनको हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स,
जो मेन फाइबर जिनको हम कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, मसल फाइबर तो ये हमारे पास इनको अल्फा मोटर न्यूरॉन इनर्वेट कर रहा होता है, और गामा मोटर न्यूरॉन फिर मसल स्पाइंडल को और गोल्जी टेंडन को, जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं मसल्स के कंट्रक्शन और उसको रिलैक्सेशन को, कि ओवर कंट्रक्शन भी ना हो जाए और ओवर रिलैक्सेशन भी ना हो जाए, दोनों में एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स डैमेज हो सकते हैं। तो इस वजह से जो मसल और स्पाइंडल और गोल्जी टेंडन है उनको हम कहते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं। उनको हमारे पास गामा मोटर न्यूरॉन इनर्वेट कर रहा होता है और वो चेक कर रहा होता है, बैलेंस रखता है, ठीक है, मसल के ओवर कंट्रक्शन से भी बचाता है और ओवर स्ट्रेचिंग से, ओवर लेंथनिंग से भी बचाता है, रिलैक्सेशन से। ये हमने पढ़े थे ना, स्ट्रेच रिफ्लेक्स और इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, जो कि मसल स्पाइंडल और गोल्जी टेंडन करवा रहे थे, तो उनको इनर्वेट कौन सा नर्व न्यूरॉन करता है, गामा मोटर न्यूरॉन। तो स्टेडी प्रेशर, या कल हमने पढ़ा था स्टैटिक प्रेशर, उसको डिटेक्ट कौन कर रहा था, रोफिनी रिसेप्टर है। डिसइक्विलिब्रियम रिस्पॉन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अच्छा, इसमें इसने मिनियर्स डिजीज़ दिया हुआ है, ये तो इनर एयर की डिजीज़ है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डिसइक्विलिब्रियम रिस्पॉन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये मतलब है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट हो चुका है, ठीक है, एक्टिवेट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो वो किस में होता है, मिनियर्स में तो नहीं होता। हाँ, हाइपर हाइड्रोसिस, ये देखें, हाइपर हाइड्रोसिस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कब हो रहा होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो, आपने देखा है उस वक्त पर क्या होता है, ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हाइपर हाइड्रोसिस होती है। तो इसमें मुझे तो यही आंसर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। विच आर द फॉलोइंग इज स्लो अडॉप्टिंग रिसेप्टर, इनमें से स्लो अडॉप्टिंग रिसेप्टर कौन सा है, ये भी कल हमने पढ़ा था, ड्रोफिनी रिसेप्टर है। और नॉन अडॉप्टिंग कौन से थे, नोजिसेप्टर, एन से नॉन अडॉप्टिंग, एन से नोजिसेप्टर, पेन के जो रिसेप्टर होते हैं। फोर्सफुल स्ट्रेचिंग ऑफ मसल इज डन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट मसल टेयर है, तो ये वही गोल्जी टेंडन है। इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं ना। अमाउंट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम बॉडी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सही है। टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा होगा तो हीट लॉस कम होगा बॉडी से, अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो हीट लॉस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज एट द सिनेप्स बिटवीन इनकमिंग पेन फाइबर्स एंड पेन इनहिबिटरी फाइबर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड है। हाँ, अब पेन इनहिबिटरी फाइबर्स क्या है, जो पेन कैरिंग फाइबर्स के ऊपर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा और उनको, उस पेन कैरिंग फाइबर्स को थोड़ा इनहिबिट करेगा, तो वो क्या है, इनकेफलिन। तो पेन इनहिबिटर जो फाइबर्स होते हैं, ये फॉर एग्जांपल पेन इनहिबिटर फाइबर है, ये क्या रिलीज़ करेगा, इनकेफलिन। किसके ऊपर, पेन कैरिंग फाइबर्स जो हैं आगे, जो पेन को कैरी कर रहे हैं उनके ऊपर इनकेफलिन रिलीज़ करेगा, और वो उनके अंदर हमारे पास क्या, स्लो हो जाएगा पेन को कैरी करने की सेंसेशन। इस तरह से हमारा पेन थोड़ा कम होता है, ये एक नेचुरल मेथड है ना हमारे बॉडी में। तो फास्ट पेन को कौन कैरी करता है, ग्लूटामेट। स्लो पेन को सब्सटेंस पी, और पेन इनहिबिटरी फाइबर्स क्या रिलीज़ करते हैं, इनकेफलिन। हाउ एंट्रीजर हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स टेम्परेचर बाय स्वेटिंग एंड क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन, ये अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इसके अपोजिट करता है, शिवरिंग करवा के बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल की तरफ ले जाता है, सर्दियों में एक्टिवेट होता है ना ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, तो ये शिवरिंग करवाता है। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ मूड सेरोटोनिन है, ये चीज़ें हमने बार बार पढ़े हुए हैं, ठीक है, न्यूरो एनाटॉमी में मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटरी सिग्नल इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्स फ्रॉम विच न्यूरॉन है। स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटरी न्यूरॉन जो होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, सीएनएस के अंदर, वो परकंजी सेल्स होते हैं, कल भी हमने पढ़ा था। अच्छा, रिगार्डिंग माइक्रोग्लियल सेल्स ट्रू इज स्टार्ट एक्टिविटी इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, माइक्रोग्लियल सेल्स क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होते हैं। A naked person in AC room है with temperature 21, humidity 80% and heat loss will be through, ये होगा रेडिएशन एंड कंडक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी भी दिया हुआ है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि पेशेंट सिर्फ नेकेड हो तो हीट लॉस होगा रेडिएशन के थ्रू, और अगर नेकेड है और किसी सरफेस पे लाई कर रहा है फिर कंडक्शन के थ्रू होता है, और पेशेंट नेकेड है और टेम्परेचर भी अगर मेंशन है तो हीट लॉस होगा रेडिएशन प्लस कंडक्शन के थ्रू। तो ये देखें यहाँ पर नेकेड है और टेम्परेचर भी मेंशनड है, साथ में ह्यूमिडिटी भी मेंशनड है, देखें नेकेड है और अगर ह्यूमिडिटी मेंशन हो तो कन्वेक्शन। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन था, आंसर था, वो था रेडिएशन प्लस कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन सबसे, तो कन्वेक्शन का ऑप्शन है ही नहीं, तो इस वजह से हमने रेडिएशन प्लस कंडक्शन को लगाया। डिक्रीज इन विच न्यूरोट्रांसमीटर काजेज एंग्जाइटी है, गाबा। गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका अगर हम लोग डिक्रीज कर दें उसको तो फिर क्या होगा, जो नर्व एक्टिविटी इंक्रीज होगा, उसकी वजह से एंग्जाइटी होगी। A man while walking accidentally land his foot on a pointed object and immediately removed it, इसको कहते हैं विथड्रॉल रिफ्लेक्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है चल रहा है, ठीक है, किसी नेल के ऊपर, किसी जो नेल के ऊपर या नीडल के ऊपर उसका पाँव टच हो जाए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो पाँव को जल्दी से दूर करते हैं, ये विथड्रॉल रिफ्लेक्स इसको कहते हैं। और विथड्रॉल रिफ्लेक्स कल हमने पढ़ा था क्या होते हैं, मल्टी सिनेप्टिक रिसेप्टर होते हैं।
अच्छा, स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच जो रिफ्लेक्स था वो मोनोसिनेप्टिक था, इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या था, डायसिनेप्टिक था, मतलब ये गोल्जी टेंडन था, ऊपर वाला क्या था, मसल स्पाइनल था, और विथड्रॉल रिफ्लेक्स जो है वो मल्टीसिनेप्टिक होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ, और इन दोनों को स्ट्रेच और इन्वर्स स्ट्रेच अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, गामा मोटर न्यूरॉन इनको इनर्वेट करते हैं, किसको, मसल स्पाइनल को और गोल्जी टेंडन को, और फिर मसल स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्स काज करवाएगा और गोल्जी टेंडन इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। तो न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ बेसल गैंग्लिया आउटपुट की बात कर रहा है तो वो है गाबा, और बेसल गैंग्लिया के अंदर जो इनपुट आ रहा है कॉर्टेक्स से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो आ रहे होते हैं वो ग्लूटामिनर्जिक होते हैं, कल हमने पढ़ा था, जिनको हम कह रहे थे कार्टिकोस्टाइटल फाइबर्स। बाइपोलर न्यूरॉन हैज़ हाउ मेनी डेंड्राइट्स, उसका डेंड्राइट एक होगा और एक एक्सान होगा। बाइपोलर कल मैंने आपको समझाया था, दरमियान में इस तरह से सेल बॉडी होता है, एक तरफ से एक्सान होता है और एक तरफ से ये डेंड्राइट हो गया है। तो ये सेल बॉडी है फॉर एग्जांपल, उसका एक तरफ एक्सान है, एक तरफ डेंड्राइट है, तो एक डेंड्राइट होता है उसमें। बाइपोलर इस वजह से कह रहे हैं एक एंड ये है, एक एंड ये है। यूनिपोलर मैंने बताया था कि उसका सिर्फ ये सेल बॉडी है और एक हमारे पास ये होगा, तो एक एंड होगा, तो यूनिपोलर हो गया। सूडो यूनिपोलर इस तरह से था कि उसका न्यूरॉन का सेल बॉडी इस तरह से था, साइड पे था, और उससे हमारे पास इस तरह से इस तरफ भी निकल रहा था, ठीक है, और इस तरफ भी निकल रहा था। ये सूडो यूनिपोलर इसको कहते हैं, या सूडो बल्कि सूडो बाइपोलर कहते हैं। ये हमारे पास डार्सल रूट गैंग्लियन जो उसमें होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, सूडो बाइपोलर या सूडो यूनिपोलर भी इसको कहते हैं, बाइपोलर भी कहते हैं। अबाउट एस्ट्रोसाइट्स एक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज़ ट्रू, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड विद इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम, ये कल हमने पढ़ा था। एस्ट्रोसाइट के अंदर जब एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम इंक्रीज होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, इस वजह से इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम बफर है। फिर आगे है सीजर एक्टिविटी रिजल्ट्स ऑफ एजेंट विच ब्लॉक्स सेरेब्रल सिनेप्टिक एक्शन ऑफ विच है। तो गाबा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर गाबा को आप ख़त्म कर दें, इनहिबिट कर दें, तो फिर गाबा जब रिलीज़ नहीं होगा तो सीजर हो सकते हैं, क्योंकि नर्व्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉरेपेनेफ्रिन इज़ रिलीज बाय, नॉरेपेनेफ्रिन क्या है, पोस्ट गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक फाइबर से रिलीज होता है, कहाँ पे, ये देखें, प्री गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक फाइबर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एड्रिनल मेडुला के पास जो आ रहे हैं प्री गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक फाइबर, तो प्री गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक फाइबर से एड्रिनल मेडुला वाले नहीं, जितने भी हैं बॉडी में वो सारे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं, और प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक भी एसिटाइलकोलिन, और साथ में पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं वो भी एसिटाइलकोलिन, लेकिन और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के जो होते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन वो भी एसिटाइलकोलिन, ये सारे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं, सिवाय किसके, पोस्ट गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स क्या रिलीज़ करते हैं, नॉरपेनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। व्हेन टेम्परेचर ऑफ स्किन रीचेस 52 डिग्री, ये कल हमने पढ़ा था, तो नोसिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। अबाउट पैरासिम्पैथेटिक ट्रू इज़ प्यूपिल कंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। बाकी वेजो कंस्ट्रक्शन सिम्पैथेटिक का काम है, रिलैक्सेशन ऑफ गॉल ब्लैडर उसी का है, डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ये सारे सिम्पैथेटिक एक्टिविटी के काम है। प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं मियोसिस, वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कर रहे होते हैं, ऑक्यूलोमोटर नर्व के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो करवाते हैं। फिजियोलॉजिकल इनडायरेक्ट एक्टिविटी ऑफ ब्रेन क्या है, प्यूपिलरी रिएक्शन है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है ब्रेन का, ठीक है। प्यूपिलरी रिएक्शन जो होता है, प्यूपिल बड़ा और छोटा जो होता है ना सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के दौरान, तो ये हमारे पास ब्रेन का एक्टिविटी यही है। माइक्रोग्लायल सेल्स इन सीएनएस के अंदर जो होते हैं वो सीएनएस के मैक्रोफेजेस, ये माइक्रोग्लायल सेल्स जो होते हैं असल में ये सीएनएस के मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। और इनको नाम मैक्रोफेज जो है ब्लड के अंदर मोनोसाइट होते हैं, ब्लड से निकल के टिश्यू में जब इंटर होते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, उनको मैक्रोफेज कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ टिश्यूज़ में पहले से हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कुछ मैक्रोफेजेस, उनको फिर टिश्यूज़ की बुनियाद पे, उस आर्गन की बुनियाद पे उसको डिफरेंट नेम्स देते हैं। जैसे मिजेंजियल सेल्स हैं जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी मैक्रोफेजेस हैं। ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको मैक्रोग्लायल सेल कहते हैं। और जो मैक्रोफेजेस हमारे पास स्किन वगैरह में होते हैं उनको हम लोग लैंगरहांस सेल या डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं। तो इसी तरह सीएनएस के क्या हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स हैं। क्रोनिक कोल्ड एडाप्टेशन अकर्स थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्रोनिक कोल्ड एडाप्टेशन मतलब बहुत अरसे से एक बंदा कोल्ड में रह रहा है तो उसके अंदर जो एडाप्टेशन, उसके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, उसके बॉडी में ब्राउन फैट बनेंगे, वो उसको कोल्ड से प्रिवेंट करेगा। तो जो लोग मतलब साइबेरिया वगैरह इस तरह के इलाकों, बर्फानी इलाकों में रहते हैं तो उनमें ब्राउन फैट ज़्यादा होता है, और ख़ासकर जो टाइगर वगैरह होते हैं, बियर वगैरह होते हैं, पोलर बियर्स है ना, उनमें ये होता है बहुत ज़्यादा। फिर है सेरेब्रल ऑक्सीजन मेटाबॉलिक रेट, ये रट्टे वाली चीज़ है, ठीक है, 3 to 4 ml पर मिनट है, और ये भी सारी चीज़ें इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखना है। ब्रेन कंज्यूम करता है 20% ऑफ टोटल बॉडी ऑक्सीजन, और हार्ट का हमने पढ़ा था
60%, कुछ जगहों में 70%, कुछ में 55%, तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। और ब्रेन किस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करता है एनर्जी के लिए? ग्लूकोज को। और हार्ट किस चीज़ को यूज़ कराता है एनर्जी के लिए? फैटी एसिड्स को। तो ये चीज़ें आप याद रखें। बाकी ये जो दिए हुए हैं वैल्यूज़ वाले इतने ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रैन स्लीप इज़ करेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ मस्कुलर टोन। हाँ, अभी इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक है लॉस ऑफ मस्कुलर टोन, वो रेम स्लीप में होता है, और एक होता है लॉस ऑफ वस्कुलर टोन, वैसल का टोन लॉस होना, वो होता है नॉन रेम में। देखिए, नॉन रेम स्लीप में लॉस ऑफ वस्कुलर, वैसल का टोन खत्म होता है, और रेम स्लीप में लॉस ऑफ मस्कुलर टोन। इसके अलावा रेम स्लीप में पिनाइल एरेक्शन भी हो रहा था ना। स्वेट ग्लैंड एंड पाइलो अरेक्टर मसल्स आर कोलिनर्जिक, पोस्ट गैंग्लियनिक, सिंपैथेटिक। हाँ, अब ये एक एक्सेप्शन है। स्वेट ग्लैंड और पाइलो अरेक्टर मसल्स जो होते हैं उनके पास भी सिंपैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियनिक, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं, लेकिन वो पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स क्या रिलीज़ करेंगे? नॉर्मली जो पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं वो सारे रिलीज़ करते हैं क्या? नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन जो स्वेट ग्लैंड के पास जा रहे होते हैं और पाइलो अरेक्टर मसल के पास जो पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जा रहे होते हैं वो रिलीज़ करते हैं क्या? एसिटाइल कोलिन। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। विथड्रॉल रिफ्लेक्स इज कैरीड बाय फ्री नर्व एंडिंग्स, क्योंकि विथड्रॉल रिफ्लेक्स का काम क्या है? वही है, पेन पहले रिसीव करता है ना, और वो फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं ना पेन के लिए, तो विथड्रॉल रिफ्लेक्स को वही कैरी करता है। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स विच पार्ट है? हाइपोथैलेमस है, इसको कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, हार्मोन भी रिलीज कर रहा है ना। फिर है क्वेश्चन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्वेश्चन रिफ्लेक्स का मतलब यही है कि जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस में, हाइड्रोसेफलस वगैरह में होता है, तो उस वक्त क्वेश्चन उसमें हमारे पास एक रिफ्लेक्स बॉडी में प्रोड्यूस होता है। वो रिफ्लेक्स क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाता है, और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये दोनों चीज़ें क्यों होती हैं? ताकि हमारे पास इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो। इस तरह से देखें, जब ब्रेडिकार्डिया होता है तो हार्ट रेट कम हो गया, और साथ में हाइपरटेंशन जब होता है तो ब्लड वेसल्स तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ब्रेन की तरफ, और ब्रेन का इस तरह से फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो सकता है। वैसे तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर सीएसएफ की वजह से भी इंक्रीज हुआ पड़ा होता है ना, लेकिन ब्लड का भी कुछ रोल होता है। तो रिस्पांस में हमारे पास जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, उसके रिस्पांस में ये चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। ब्रेडिकार्डिया होता है और हाइपरटेंशन होता है, ताकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर थोड़ा कम हो सके। द सेंट्रल टेम्परेचर रेगुलेशन अकर्स इन एंटीरियर हाइपोथैलेमस से मेनली, ठीक है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कब होता है? कोल्ड टेम्परेचर के अंदर, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाएगा और इंक्रीज करेगा हीटिंग को बाय इंक्रीजिंग शिवरिंग एंड डिक्रीजिंग स्वेटिंग। और एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है हार्ड टेम्परेचर के अंदर और एक्टिवेट करेगा पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को और इंक्रीज करेगा कूलिंग को बाय इंक्रीजिंग स्वेटिंग एंड डिक्रीजिंग शिवरिंग। ओवरऑल टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? प्री-ऑप्टिक न्यूक्लियस मोर देन एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो ये हमने बार बार पढ़े हुए हैं, मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। हार्मोन एग्जिबिट रिलेशन बिटवीन वेट एंड प्यूबर्टी। लेप्टिन है, लेप्टिन हमारे पास वेट और प्यूबर्टी के दरमियान उसका एक लिंक होता है। लेप्टिन और इस्ट्राडायोल बोथ कैन बी ट्रू, बट लेप्टिन इज बेटर चॉइस है, सही है। लेप्टिन मेक्स यू लीन और गेरेलिन मेक्स यू जेंट। वोमिटिंग सेंटर लोकेटेड इन मेडुला। वोमिटिंग सेंटर कहाँ पे है? मेडुला में है। इचिंग इज कैरीड बाय विच फाइबर? सी फाइबर्स हैं, और स्लो पेन को भी सी फाइबर्स। और इचिंग को कैरी कौन कर रहा था? वही एंटीरियर पाथवेज। तो इचिंग फाइबर्स को सी है, और इचिंग जो ट्रैक होते हैं या पाथवे होते हैं वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, उसके अंदर सी फाइबर्स कैरी करते हैं इचिंग को। अच्छा, फिर विच एथिफार्मिंग रिसेप्टर्स आर विद नो एडाप्टेशन है, तो वो है पेन रिसेप्टर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, नोसिसेप्टर्स भी इनको कहते हैं। तो नॉन एडाप्टिव रिसेप्टर कौन से होते हैं? नोसिसेप्टर। एन से नॉन एडाप्टिव, एन से नोसिसेप्टर। इफ टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज, ये अभी हमने पढ़ा था, देयर विल बी इंक्रीज इन, तो इंक्रीज किस में होगा? शिवरिंग में इंक्रीज होगा, ताकि बॉडी टेम्परेचर को उसी सेट पॉइंट के मुताबिक नॉर्मल कर सकें। बाइपोलर सेल्स फाउंड इन ओल्फैक्टरी न्यूरॉन। ओल्फैक्टरी न्यूरॉन क्या है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, जो कि जिसका काम है ओल्फैक्शन, स्मेल को कैरी करना। अब देखें, स्पाइनल गैंग्लिया या डार्सल रूट गैंग्लिया मैंने कहा, उसके अंदर जो न्यूरॉन होता है उसको कहते हैं सूडो यूनिपोलर, और जो स्केलेटल मसल के अंदर होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। ओल्फैक्टरी न्यूरॉन जो है बाइपोलर है, और रेटिना एंड कोक्लिया के अंदर भी बाइपोलर, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ना ये दोनों। तो सेंसरी न्यूरॉन अक्सर क्या होते हैं? बाइपोलर होते हैं। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन वाइट मैटर ऑफ सीएनएस क्या होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट और एस्ट्रोसाइट्स दोनों ग्लायल सेल्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल जो होता है वाइट मैटर के अंदर। अब इसने वाइट मैटर की बात की ना,
तो वाइट मैटर के अंदर सबसे अबंडेंट हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड एस्ट्रोसाइट्स आर बोथ ग्लाइल सेल, मोस्ट न्यूमरस ग्लाइल सेल्स ओवरऑल अगर होता, वाइट मैटर का जिक्र नहीं होता तो फिर हम एस्ट्रोसाइट लगाते हैं, लेकिन मोस्ट न्यूमरस ग्लाइल सेल्स इन वाइट मैटर की अगर बात ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और ये कल भी मैंने आपको ये सारे समझाए थे, ये आपने याद रखना है। व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला के अंदर मस्क्रानिक रिसेप्टर होते हैं, सॉरी निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ना। ये देखिए मैंने कहा प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन क्या रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलिन, और यहाँ पर ये हमारे पास एड्रेनल मेडुला के अंदर जो सेल है वो मैंने आपको क्या कहा था कि वो क्या है, न्यूरॉन के सेल बॉडीज हैं, गैंग्लिया है ना, इसको साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट के दौरान एक गैंग्लिया आता है, गैंग्लिया के अंदर न्यूरॉन के सेल बॉडीज होते हैं, और ये एक ऑटोनोमिक गैंग्लिया है, और ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर जो रिसेप्टर हमेशा आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के लिए वो निकोटिनिक थे, वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। तो इसके ऊपर जो ये एक सेल में बनाता हूँ एड्रेनल मेडुला का, ये एड्रेनल मेडुला का एक सेल है, उसके ऊपर ये रिसेप्टर इस तरह से होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर है, ये सोडियम चैनल है, इसके साथ ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर किस चीज़, निकोटिनिक रिसेप्टर है। तो इसके ऊपर आके बाइंड हो सकता है एसिटाइलकोलिन भी, निकोटीन भी। तो एसिटाइलकोलिन जब बाइंड होगा तो ये सोडियम चैनल ओपन होगा, सोडियम अंदर जाएगा, इस सेल के अंदर जब सोडियम जाएगा एक्शन पोटेंशियल इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, और इससे क्या रिलीज हो जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन, और नॉरएपिनेफ्रिन एंटर हो जाएगा ब्लड वेसल के अंदर, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों ब्लड वेसल के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो ये है। अब ये रिसेप्टर इसने पूछा है, तो रिसेप्टर क्या है, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या रिलीज हो रहा है प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन से, एसिटाइलकोलिन, और एड्रेनल मेडुला पर खुद क्या रिलीज करेगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक डिस्चार्ज अकर्स इन, आप ये पूछ रहे हैं सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक डिस्चार्ज, तो ये स्वेट ग्लैंड है। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक डिस्चार्ज का ये मतलब है कि पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं तो वो है, ठीक है, वो है स्वेट ग्लैंड। प्री गैंग्लियनिक की बात नहीं करा, प्री गैंग्लियनिक तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों स्टाइल कोलिन रिलीज करते हैं, कोलिनर्जिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, ब्रोंकोडायलेशन, ये एक सिंपैथेटिक एक्टिविटी है। बाकी ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट को कम करना ये वेगस नर्व का काम है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, रेस्ट के दौरान ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक के अगर आपने काम चेक करने तो आपने एक कॉमन सेंस वाला वो यूज़ करना है। आप फॉर एग्जांपल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है कब, रेस्ट और डाइजेस्ट के दौरान। एक बंदा है फुल रिलैक्स पड़ा हुआ है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों ब्रोंकोडायलेशन होगी, तो जाहिर है फिर उसके ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुए पड़े होंगे, क्योंकि उसको इतना ऑक्सीजन की ज़रूरत है नहीं, उसके लिए वही ऑक्सीजन काफ़ी है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन के बाद भी जितना ऑक्सीजन अंदर जा रहा है उसके लिए काफ़ी है। सिलेरी मसल की कंट्रक्शन भी इस वजह से हुई होती है, ठीक है, जब आप नज़दीकी चीज़ को देख रहे होते हैं। ब्रेडिकार्डिया इस वजह से होता है कि कार्डिक आउटपुट हमारे पास काफ़ी है, अगर थोड़ा कम भी है वो नॉर्मल है उस टाइम। और ब्रोंकोडायलेशन कब होगी, जब बंदा बहुत ज़्यादा भाग रहा है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस वक्त ब्रोंकोडायलेशन भी होगा। उस वक्त हमारे पास जैसे डार्क में एक बंदा, उस वक्त भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उस वक्त भी हमारे पास वो डायलेट हो जाता है प्यूपिल, तो उस वक्त भी ब्लो कंस्ट्रक्शन भी होता है, ब्रोंकोडायलेशन भी होता है। ब्रेडिकार्डिया की बजाय टेकीकार्डिया होता है ताकि कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकें, ताकि जो मसल का एनर्जी डिमांड है वो पूरा हो सके। तो इस तरह से टेस्ट पाथवे रिले इन ट्रैक्टस साल्टोरियस है, सही है। हार्मोन ये ट्रैक्टस साल्टोरियस हमारे पास 7th और 9th क्रेनियल नर्व के वो इधर जाते हैं, 10th का भी, क्योंकि वो ले जा रहे होते हैं टेस्ट सेंसेशन को कहाँ से, टंग से। तो एंटीरियर 2/3 से कौन ले जा रहा था, 7th क्रेनियल नर्व। पोस्टीरियर 1/3 से कौन ले जा रहा था, वो ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। फिर लास्ट में जो थोड़ा सा हिस्सा था उधर से वेगस नर्व। हार्मोन विच इंक्रीज, और वो ले जा रहे थे सेंसेशन को कहाँ, सीएनएस के अंदर। सीएनएस के अंदर किस न्यूक्लिया के पास, ट्रैक्टस साल्टोरियस के पास। फिर है हार्मोन विच इंक्रीज इन डार्कनेस, मेलाटोनिन है। डार्कनेस जो के अंदर जो इंक्रीज होता है मेलाटोनिन है, और इंक्रीज ड्यूरिंग नाइट इन नॉन रेम, अगर ये बात हो जाए, ठीक है। फिर ग्रोथ हार्मोन आपने लगाना है, और इंक्रीज अर्ली इन द मॉर्निंग वो होता है कार्टिसोल। रिगार्डिंग थर्मो रिसेप्टर जो होते हैं उनका लॉन्ग या लार्ज रिसेप्टिव फील्ड होता है, कल हमने पढ़ा था। ब्रेन मेटाबोलाइट, इस ब्रेन का मेटाबोलाइट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूरोहाइपोफाइसिस कॉन्टेन सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स स्टोर्ड इन नर्व एंडिंग, सही है। न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। न्यूरो किसको कहते हैं, न्यूरो का मतलब नर्व, हाइपोफाइसिस मीन्स पोस्टीरियर
पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसके अंदर नर्व होते हैं, कहाँ से आ रहे होते हैं? हाइपोथैलेमस से। ये ऊपर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, उससे न्यूरॉन आ रहे होते हैं किसके अंदर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर। तो ये जो नर्व होते हैं इनके अंदर हमारे पास एडीएच और ऑक्सीटोसिन स्टोर हुआ पड़ा है। जब सिग्नल आएगा तो ये रिलीज होगा डायरेक्ट किसमें? ब्लड वेसल के अंदर। तो एडीएच ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? हाइपोथैलेमस के अंदर, लेकिन वो आके स्टोर होते हैं नर्व एंडिंग्स जो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। जैसे सिग्नल आएगा वो रिलीज होगा ब्लड वेसल के अंदर। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और एडिनो हाइपोफाइसिस किसको कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को। उसके बाद हमारे पास है आगे एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF अकर्स इन, एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF अकर्स इन किस में होता है? एरिकनॉइड ग्रैनुलेशन। तो CSF की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? एरिकनॉइड ग्रैनुलेशन पे। हमने बार बार पढ़ा हुआ है। CSF डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा इन डिक्रीज इन। तो CSF में क्या डिक्रीज होता है? प्रोटीन और ग्लूकोज डिक्रीज होते हैं प्लाज्मा के मुकाबले में। बाकी मैग्नीशियम और क्लोराइड CSF में प्लाज्मा के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, और सोडियम जो है इक्वल होता है दोनों में। देखें, CSF हैज़ इक्वल सोडियम एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, CSF हैज़ हाई मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, और CSF के अंदर क्रेटिनिन भी ज़्यादा होता है। बाकी जितने भी चीज़ें वो CSF के अंदर डिक्रीज होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गए, ग्लूकोज हो गए, ये चीज़ें हमने बार पढ़े हुए हैं ना। मैक्सिमम कंसनट्रेशन इन विचरस ह्यूमर इज़ ऑफ वाटर होता है। विचरस ह्यूमर कहाँ पे था? वही एक्वस ह्यूमर क्या है? एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर जो थे वहाँ पर था, और पोस्टीरियर जो सेगमेंट था हमारे पास वहाँ पर हमारे पास क्या था? विचरस ह्यूमर होता था। कॉमन एस्ट्रोसाइट ये आई बाल के अंदर होते थे ना। कॉमन एस्ट्रोसाइट सेल्स इन ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के अंदर सबसे कॉमन एस्ट्रोसाइट कौन सा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। और जो वाइट मैटर में फाइब्रस एस्ट्रोसाइट होता है। बेजल गैंग्लिया रिलीज करेगा क्या? गाबा रिलीज करता है ना। इसका आंसर ए है, ये भी बार बार हमने पढ़ा हुआ है। फिर है डेंसिटी ऑफ CSF है, ये भी रट्टे वाली चीज़ 1.0005। तो एक डेंसिटी है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी में 00 आता है और डेंसिटी में 000 आता है। रिस्पायरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला में होता है। हैरिंगब्रोड रिफ्लेक्स इज एक्टिवेटेड बाय, इसका आंसर है स्ट्रेच रिसेप्टर। हैरिंगब्रोड रिफ्लेक्स क्या होता है? हैरिंगब्रोड रिफ्लेक्स का जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन हम करते हैं, तो लंग्स जब बहुत ज़्यादा उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उस वक्त ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और फिर सिग्नल भेजते हैं मेडुला के अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर की तरफ, और रिस्पायरेटरी सेंटर इनहिबिट हो जाता है, और फिर क्या होगा? ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग नहीं होगा, क्योंकि अगर इंस्पायरेशन होता रहे और भी ज़्यादा होता रहे तो हो सकता है लंग्स को डैमेज पहुँचे। तो ये हारिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स जो होता है ये असल में ब्रूअर होता है, यहाँ पर आ रहा होता है REUR। तो ये क्या है? एक समझें रिफ्लेक्स है। इसका फंक्शन ये है कि ये इन्फ्लेशन ऑफ जब लंग होती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो ओवर इन्फ्लेशन को ये प्रिवेंट करता है। A patient with hypertonic arm may increase sensitivity to muscle spinal flexor muscle stimulated initial resistance then flexed by mechanism। ये वही है जो गोल्जी टंडन कर रहे थे ना, इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। मैंने कहा था इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, लेकिन ये क्या है? ये उसकी बात कर रहे हैं। क्लेस्प नाइफ रिजिडिटी जो मैंने कहा था किसकी वजह से होता है? गोल्जी टंडन की वजह से। अब क्लेस्प नाइफ रिजिडिटी क्या था? जिसमें मैंने कहा था कि जैसे क्या है, ये चाकू होता है, ये चाकू के अंदर हमारे पास उसका जो लोहे वाला हिस्सा होता है, उसको जब हम ओपन कर रहे होते हैं नाइफ़ को, तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है शुरू में। हम लोग बल्कि क्लोज की बात करते हैं ना, फ्लेक्शन है फॉर एग्जांपल। अब ये चाकू है, चाकू फॉर एग्जांपल ये उसका हमारे पास वो हैंडल है, और ये आगे लोहे वाला हिस्सा है चाकू का, ठीक है, ये लोहे वाला हिस्सा है। अब इसको हम बंद करना चाहते हैं, तो इसको पहले स्टार्ट में हम जब बंद करना चाहते होंगे, इसको जब फ्लेक्स कर रहे होंगे ना, इस तरफ ला रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस होता है ना, होता जब इसको हम बहुत करीब लाएंगे ना, तो आखिर में बहुत तेज़ी से वो खुद ब खुद बंद हो जाता है ना। इस तरह होता है ना चाकू। ये फॉर एग्जांपल चाकू का ये वो लोहा है, और ये वाला ये क्या है? ये मेरा थंब जो है उसका हैंडल है। अब उसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, उस लोहे को उसको बंद कर रहा हूँ। पहले जब ला रहा हूँ बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, इस तरह आहिस्ता आएगा, लेकिन आखिर में जब हमारे पास करीब आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इतना फ्लेक्स हो गया ना, तो फिर ये इस तरह थंब के ऊपर आ जाएगा, बंद हो जाएगा बहुत तेज़ी से आखिर में। इसको कह रहे थे क्लेस्प नाइफ रिजिडिटी। तो ये हमारे पास किस में हो रहा था? इन्वर्स मायोटेटिक रिफ्लेक्स, या इसको गोल्जी टेंडन करवा रहा था। गोल्जी टेंडन क्या है? वही इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स या इन्वर्स मायोटेटिक रिफ्लेक्स करवा रहा था, और उसी गोल्जी टेंडन की वजह से क्लेस्प नाइफ रिजिडिटी हो रही थी। ये सारा वही बात कर रहा है।
स्लो पेन इज ट्रांसमिशन बाय, स्लो पेन को सी फाइबर कैरी करता है। अ पर्सन सिटिंग इन वेल वेंटिलेटेड रूम हैविंग स्वेटिंग टैकीकार्डिया मोस्ट लाइकली इज ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस। इन बाकियों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली देखें वेल वेंटिलेटेड रूम भी है तो वहाँ पर उसको स्वेटिंग भी हो रहा है, टैकीकार्डिया भी हो रहा है, तो वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है। एक्सक्रीशन एंड डिक्रीज मसल टोन अकर एट, डिक्रीज मसल टोन किस में होता था, रेम स्लीप में, और नॉन रेम स्लीप में क्या होता है, वेस्कुलर। देखें इसका आंसर सी है, रेम स्लीप। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।